नमस्कार। सभी को नमस्कार। एक बार फिर अचानक फिर आना हुआ, और इसे अचानक ही कहिएगा क्योंकि कल मैं अयोध्या से लौटा था और अयोध्या में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में एक विषय था श्री राम मंदिर का निर्माण और कलाकारों के जीवन पर उसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव। उस विषय पर मुझे संबोधित करना था विद्यार्थियों को, अध्यापकों को और स्थानीय लोगों को। साथ ही एक महाविद्यालय और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आर्थिक परिषद के बीच एक MOU पर भी साइन करना था, जिसमें कि शैक्षणिक आदान प्रदान एक बड़े एसोसिएशन और महाविद्यालय के हमारे अर्थशास्त्र वगैरह विभाग के साथ हो सके। और साथ ही एक हमारे देश में जो एक स्कीम है मनरेगा, जो रोजगार गारंटी योजना है, उस पर एक विद्यार्थी ने अंबेडकर नगर में एक उसका अध्ययन किया था, उसका वाइवा लेना था। तो बड़ी व्यस्त समय था, सुबह गया, रात तक वापस आ गया और थका आ रहा था। लेकिन आज का जो सुबह से जो आज का वो है, सुबह से जो आज का परिस्थिति थी वो भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। और एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय हो रहा था, एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय हो रहा था। और उसमें एक नया परिवर्तन कुछ दिखा आज के संदर्भ में, खास करके ट्रंप के टैरिफ वार के बीच में। तो मुझे लगा कि इस पर भी मुझे लाइव आना चाहिए, क्योंकि इन दिनों मैं ट्रंप के टैरिफ पर आपके बीच काफ़ी बोला हूँ। और बदलती हुई परिस्थिति में एक राष्ट्र का धर्म क्या है, एक राष्ट्र का कर्म क्या है, ये हमको बड़ी बारीकी से जानना है। और मित्रता शब्द व्यक्तिगत क्या होता है और मित्रता शब्द राष्ट्र के लिए क्या होता है, इसको भी समझना चाहिए। तो एक अर्थशास्त्री के रूप में भी, एक सामान्य नागरिक के रूप में भी मैं इसके आपके समक्ष इस पर बोलना चाहता हूँ। साथियों, सभी को नमस्कार। दिब्बन हमारे बीच जुटे हुए, दीपक जी, सुनील सिंह जी जुटे हुए हैं, सुमित सिंह जी जुटे हुए हैं, सभी को नमस्कार। और मैंने अपने समय दिया है 5:05 पर वो स्टार्ट हो गया है, तो मैं इस पर शुरू करता हूँ। साथियों, इधर भी आपने वैश्विक परिवर्तन देखा होगा विगत कुछ दिनों से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। एक बड़ा राष्ट्र अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि व्यापारी भी हैं, जिनकी जिद के आगे दुनिया परेशान थी, लेकिन भारत ने उस ट्रंप को एक आईना भी दिखाया। और उन्होंने अपने मनमाने ढंग से, अपने जिद को मनवाने के लिए रशिया और यूक्रेन का बहाना बनाकर भारत पर 25+25% का टैरिफ थोप दिया, जो कि चालू हो गया। लेकिन आपने देखा होगा कि कल ही जो है वहाँ की अदालत ने उसी देश के राष्ट्रपति को करारा आघात पहुंचाया, चोट पहुंचाया और उनके खिलाफ निर्णय दिया, जिससे तिलमिलाकर एक देश का, लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति कोर्ट के खिलाफ बोल रहा है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। ये अंतर है असली लोकतंत्र में संस्थाओं के इज्जत के परिप्रेक्ष्य में बातें करना। तो ट्रंप का और अमेरिका की स्थिति आपने देखा होगा। भारत धैर्य से अपने व्यवस्थाओं को परिवर्तन करने में, स्वदेशी भावों को जागृत करने में, लोगों को उत्साहित करने में लगा रहा है। और युवाओं को उद्यमी बनने और MSME सेक्टर को अधिक से अधिक उत्पादन करके खपाने की बात भारत करने लगा। और व्यापार की दृष्टि से भारत ने
जीएसटी को अभी इसी पर्व पर 5 और 18% के स्लैब में, माने जीएसटी के एक स्लैब को कम करने की बात सोच रहा है और कुछ इंसेंटिव्स देने की बात निर्यातकों को सोच रहा है, और साथ ही साथ मल्टीलैटरल एक साझा व्यापार के लिए बाजार भारत खोजने में लग गया है। साथियों, भारत का यह दृश्य था मौन स्पष्ट। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मत्स्य पालकों के लिए अडिग खड़ा है। यह भारत का नेतृत्व है और भारत आराम से चल रहा है, सिवाय कुछ विपक्षी दल के कुछ बड़े नेताओं के छोड़कर भारत बड़े आराम से चल रहा है। उसी भी साथियों बड़ा परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री का चीन जाना और वहां पर जो मीटिंग हो रहा है एसओसी का, उसमें हिस्सा लेना, और 1 to 1 7 वर्षों बाद, गलवान की घटना के बाद, भारत का प्रधानमंत्री चाइना के राष्ट्रपति से मिलता है, जी जिनपिंग से आंख मिलाकर बातें होती हैं। रियलाइजेशन दोनों तरफ से होता है, विशेषकर चीन की तरफ से। और चीन का जो बयान आया कि हम पार्टनर्स हैं, हम विरोधी नहीं हैं। भारत का बयान आया कि 2.8 बिलियन 280 करोड़ लोगों का ये दो देश मानवता को, कल्याण को बढ़ा सकता है और हमें मित्र बने रहना होगा सारे डिस्प्यूट को छोड़कर। ये साझा बयान थे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मित्रता तुरंत हो गई है या मित्रता कर लेनी चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि हम लोग कौटिल्य के देश के हैं। हम लोग रोज बात करते हैं, कौटिल्य से बड़ा राजनीतिज्ञ, कौटिल्य से बड़ा कूटनीति का कोई ज्ञाता नहीं था। तो कौटिल्य की दृष्टि से ये सरकार क्या करना चाहती है और क्या कर रही है। साथियों, इसीलिए मैं लाइव आया हूं। हमें क्या फायदा होगा और हमें कितना कॉशियस रहना होगा, इस पर हम बात करते हैं। साथियों, हम लोग स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए, मैं उसका काशी प्रांत का बौद्धिक प्रमुख होने के नाते हमें याद है कि बार बार स्वदेशी जागरण मंच जो है चीनी उत्पादों के बहिष्कार की बात भी करता है, और इन दिनों अमेरिका के वजह से भी उसके वस्तुओं का भी बहिष्कार की बात हो रही है। लेकिन हम बौद्धिक प्रमुख होने के नाते हमेशा कार्यकर्ताओं या मंचों से बोलता हूं कि हमें बहिष्कार से ज्यादा विश्वास आविष्कार पर अपने करना है। हमें बहिष्कार से ज्यादा विश्वास अपने उद्यमियों से करनी है। हमें बाजार अपने ढंग से खोजना होगा, हमें अपने माल को गुणवत्ता वाला बनाना होगा, हमें स्थानीय वस्तुओं का, उत्पाद को चरम सीमा पर बनाना होगा ताकि लोग वास्तव में हमारे बाजार को हमारे उत्पादों को स्वेच्छा से खरीदें। हमें अपने उत्पादकों को इस दिशा में ट्रेन करना होगा ताकि हम चीन के उत्पादों से और अमेरिका या किसी अन्य उत्पादकों से लोहा ले सकें। उसमें साथियों कीमत भी होता है, उसमें गुणवत्ता भी होती है और उसमें एक भाव भी होता है। हम हमेशा ये कहते रहे साथियों, और कभी भी वैश्विक परिदृश्य में दो देश की मित्रता और दुश्मनी का निजी जिंदगी या निजी स्वदेशी भाव से नहीं जोड़ना चाहिए। हम स्वदेशी भाव वाले हैं अपने देश के अंदर के सारे गतिविधियों को लेकर, लेकिन कूटनीति कहता है कि वक्त आने पर हम कैसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर कोई बड़ा देश हमें धमकी दे रहा है तो उसके बदले में हम कर क्या सकते हैं। भारत इन दिनों कौटिल्य के उसे मित्रता वाले सिद्धांत पर चलने की ठान लिया है। साथियों, मैंने ये लेक्चर देने के लिए ये टी शर्ट पहना हुआ है। इस टी शर्ट पर एक लोगो है, इसमें पुनर्मिलन लिखा है, इसमें लिखा है 83 पास आउट। हम लोग केंद्रीय विद्यालय के मित्र थे जो 83 में 12th पास किए थे। हम लोग ने ये 2013 में पुनर्मिलन किया था। मित्रता का गठजोड़ है ये निजी मित्रता है, ये सामाजिक मित्रता, ये संबंध है, ये भाव है, ये समरसता है जो हम लोग अपने देश के अंदर निभाते हैं मरते और जीवन तक। लेकिन राष्ट्र ऐसा नहीं करता है। राष्ट्र के साथ परिस्थितियां बनती हैं। आप जानते हैं कि हजारों वर्ष के हम गुलामी काल खंड में जिए हैं।
अंग्रेजों ने हमें 200 वर्षों से अधिक औपनिवेशिक जाल में अपने बांधे रखा। मुगलों ने हम पर आक्रमण किया, हुणों ने हम पर आक्रमण किया, तुर्कों ने आक्रमण किया। हम ऐसे देश हैं जो इतने झंझावत के बीच अपने वैदिक परंपरा को भूले नहीं हैं, और आज हम फिर उसी स्वदेशी भाव में बात कर रहे हैं। तो हमारी बात अलग है, लेकिन जब राष्ट्र के रूप में कोई राष्ट्र सोचता है तो उससे अपने भावनाओं से मत जोड़िए। साथियों, कौटिल्य ने मित्रता और अन्य राज्यों के साथ संबंधों को लेकर अपने अर्थशास्त्र में भी चर्चा की है, और उनके अनुसार, यानी चाणक्य के अनुसार, वही चाणक्य जो कौटिल्य है, किसी राज्य को अन्य राज्यों से संबंध बनाते समय केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि हित, शक्ति और समय परिस्थिति के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। अगर कोई चीन से बात करने पर चिढ़ रहा है या व्यंग कटाक्ष कसे, तो मैं उसके लिए लावायाओं के सूत्र समझा रहा हूं कि कौटिल्य क्या कहते हैं। केवल इस समय भावना नहीं, एक बड़े राष्ट्र ने हमें चुनौती दी है, हमारे अस्मिता को ललकारा है, तो उस बड़े राष्ट्र का दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य भी है। इस समय हमें चुनौती का जवाब देना है, एक बड़े दुश्मन से हमें लड़ना है, लेकिन एक नीतिगत तरीके से। एक बहाना था, एक मीटिंग हो रही थी, भारत उसमें गया है और उसने मौके का फायदा उठाकर चीन जैसे शक्ति को, जिसको हम लोग दुश्मन देश कहते हैं, सीमा की वजह से हम उसके साथ एक टेबल पर बैठ के, हमारे प्रधानमंत्री जब आज बात कर रहे थे जिनपिंग से, तो पूरी दुनिया की निगाह भारत पर थी। ट्रंप साहब की बेचैनी पूरी दुनिया देख रही थी, और फिर एक ही मंच पर फिर रूस भी जब आ गया तो इंडिया +2 की थ्योरी काम करने लगी। साथियों, हमें याद है कि 83 की बात हमने कहा, 2003 जापान, साउथ एशिया, जब एक धर्मसानी जी तो जब नहीं रहे, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति थे, नेपाल अध्ययन केंद्र था, वहाँ जब हम एक रिसर्च असिस्टेंट के रूप में काम करते थे, तो मैं तब से रिसर्च कर रहा था। उसमें जापान रोल इन साउथ एशिया, जापान नेपाल एशियन पॉलिटिक्स और इंडो जापान रिलेशन, इस तरह की पुस्तकों में मैं लिखता था। और उस समय हमने एक आर्टिकल लिखी थी, हमारे टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन टू द साउथ एशिया फ्रॉम जापान, प्रोवाइडिंग फ्लो टू एशियनाइजेशन। हम उस समय 2003 में एशियाकरण की बात हमने किया था। एशियाकरण होना चाहिए, एशिया को एक होना चाहिए। उसमें हमने कहा था कि जापान, चीन और भारत अगर एक हो जाए तो दो महाशक्ति जिसके पास ज़्यादा जनशक्ति है और तीसरी महाशक्ति जिसके पास तकनीक की शक्ति अगर मिल जाए तो पूरी दुनिया में हम राज कर सकते हैं आर्थिक दृष्टि से। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, उल्टा है, लेकिन मैंने ये प्रकाशित किया था 2003 में। ऐसे कई सारे चीज़ हम आज से 25 वर्ष पहले हम काम करते थे। वक्त आया गया, चीज़ें बदली, सार्क मिटा, एशियन का उदय होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, और आज हम पुनः उसी थ्योरी पर जो हमने आज से 25 वर्ष काम किया था, भारत उसी दिशा पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी केवल भावनाओं पर नहीं, हित, शक्ति और समय परिस्थिति के आधार पर किसी राष्ट्र को निर्णय लेना चाहिए। वही आज का दिन है। साथियों, कौटिल्य की दृष्टि में मित्रता स्थायी भाव नहीं है। राष्ट्र की मित्रता, व्यक्ति की नहीं। हमारा तो स्थायी भाव है, लेकिन राष्ट्र की मित्रता, कौटिल्य कहते थे कि वो स्थायी भाव नहीं है, बल्कि राज्य हित का साधन है। हमारा हित किसमें सधे, उस पर हमें बात करना चाहिए। साथियों, इसीलिए मित्रता का आधार स्वार्थ और परस्पर हित है। जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, यहाँ स्वार्थ शब्द को आप नेगेटिव मत मानिए। स्वार्थ कोई राज्य करता है, हित की बात करता है तो अपने देश के नागरिकों के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता है। इसीलिए संध मित्रम नाम स्वार्थ साधनम च, कौटिल्य ने कहा है अपने मंडल सिद्धांत में, संध मित्रम नाम स्वार्थ साधनम च, यानी मित्र वही है जिसके साथ संधि या समझौता
राज्य के स्वार्थ या हित की पूर्ति करे। यदि मित्रता से लाभ नहीं है तो वह केवल नाम मात्र का ही मित्रता है। अब देखिए राष्ट्र के लिए कितना अलग थ्योरी है, इसलिए हम रशा को नहीं छोड़े हैं। रशा हमारी स्थायी मित्रता है और रशा का मित्रता हम हित के लिए ही कर रहे हैं। अमेरिका लाल आंख दिखा रहा है, हम उसके लाल आंख में अपने गुलाबी चेहरे को दिखाकर उसको चिढ़ाने लग गए, और आज उसके लाल आंख का जवाब हम लाल चीन के साथ पहुंचकर दे रहे हैं आसानी से। आज का दृश्य बड़ा अद्भुत था। मैं अपने लोगों से कहता हूं, स्वदेशी भाई बंधुओं से कहता हूं कि इसको उस रूप में मत देखिएगा। इसको राजनीति कूटनीति की दृष्टि से हम लोग देखें तो बेहतर होगा, क्योंकि चाइना को भी हम मित्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन वस्तु हित परिस्थिति ऐसी है, समझौता हमें हित के लिए करना है। और इस समय का हित यही है जो प्रधानमंत्री हमारे लिए कौटिल्य नीति मंडल सिद्धांत के आधार पर कर रहे हैं साथियों। और एक बात और, शत्रु का शत्रु मित्र होता है। शत्रुम शत्रु मित्रम, ये राजनीति का नियम है। शत्रु का शत्रु मित्र माना जाता है। यह व्यवहारिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण। आप इस देश के लोकतांत्रिक आधार पर विपक्षी पार्टियों को देखें, कौन कौन एक हो जाते हैं और किसके लिए होते हैं। तो आंतरिक मित्रता सत्ता के लिए है, वहां भी कोई भाव नहीं है, ना कोई स्थायी ना अस्थायी। और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता भी अपने राष्ट्र के हित के लिए, कोई दुश्मन कोई दोस्त नहीं। वक्त आने पर हम अपने हित के लिए सब कुछ कर सकते हैं। शत्रु शत्रु मित्रम, ये कौटिल्य ने कहा था, भारत उस रास्ते पर चल पड़ा है साथियों। इसीलिए हमें राष्ट्र के दृष्टि से, कौटिल्य के दृष्टि से असली मित्र और कपटी मित्र का भेद करना चाहिए। अब अमेरिका और चाइना में हम तुलना करें, रशिया को तो हमने असली मित्र घोषित कर दिया, लेकिन मामला चाइना और अमेरिका में फंस रहा है। असली मित्र और कपटी मित्र। सुख दुख समृद्धि पायेषु ये न गुच्छति स मित्र, योर्थे संधि करोति स वह मित्राभास। कौटिल्य, क्या बात है। सच्चा मित्र वह है जो सुख दुख और संकट में साथ देता है। भारत रशिया, परंतु जो केवल लाभ के लिए संधि करे, अमेरिका चीन, वह मित्र नहीं है, बल्कि मित्र का आभास है, यानी कपटी मित्र। हम दोनों को कपटी कह रहे हैं, लेकिन इस समय आभास हम चीन की तरफ इसलिए ज्यादा लगा रहे हैं क्योंकि हमको जवाब अमेरिका को देना है, लेकिन रशिया को हम नहीं छोड़ने वाले हैं। और रशिया के कॉस्ट पर ही अमेरिका गुर्रा रहा है और हमें 25% का भुगतान अतिरिक्त देना पड़ रहा है। हम सहर्ष दे रहे हैं, लेकिन हमने झुका नहीं। तो सच्चा मित्र और कपटी मित्र में भेद भी कौटिल्य ने सिखाया है। ये बात भी आज के संदर्भ में फिट बैठता है साथियों। और हमेशा मित्रता और पराक्रम को साथ देखिए। बलवंतः सदा मित्राणि भवन्ति, बलशाली राज्य के ही सदा मित्र होते हैं। बलशाली राज्य के ही सदा मित्र होते हैं। निर्बल की मित्रता टिकती नहीं है, यह भी कौटिल्य ने कहा है। पाकिस्तान कोई मित्रता नहीं टिक रही है, देख लीजिए आप, छोटे छोटे देश, कोई मित्रता नहीं टिक रही है। इजराइल ने मार दिया, पूरे हूती के पूरे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नष्ट हो गए, खत्म हो गए, मर गए। कोई मित्रता नहीं टिकती है। बलशाली राज्य के, यदि बलशाली अगर भारत नहीं होगा, हमारा भी कोई मित्र नहीं होगा। भारत उस दिशा पर चलता हुआ है, भारत उस दिशा में चल पड़ा है, दौड़ पड़ा है। और अच्छा मौका है भारतवासियों के लिए, हम लोगों के लिए, कि भारत इस तरह के निगोशिएशन में सिद्धहस्त हो रहा है। कि देख लीजिए आप लोग, इसको इस रूप में देखना होगा कि बलशाली राज्य के ही सदा मित्र होते हैं। अगर हम बलशाली नहीं, कोई कमजोर का मित्र नहीं होता है, कोई गरीब का मित्र नहीं होता। गरीब के प्रति दया भाव, ब्लैकमेलिंग का भाव होता है। मजबूत का हर आदमी मित्रता करना चाहता है। अब एक कपटी हो
आभासी हो चाहे सही, इसका निर्णय समाज करे, देश कालखंड करे साथी। इसलिए नीति सूत्र में जो कौटिल्य का है, स्वार्थे प्रतिपन्नाने मित्राणे, जो कहा है, यानी मित्रता का आधार केवल स्वार्थ की पूर्ति है। जब तक हित साधन होता है तब तक मित्रता रहती है। जब तक अमेरिका और हमारा हित नहीं टकराया, ये राष्ट्रपति जब तक नहीं आया तब तक हम अमेरिका के साथी बने रहे, और अमेरिका हमको चीन से दूर करने का भरसक कोशिश करता रहा। लेकिन अमेरिका आज अपने जाल में फंस गया। महाशक्ति बनने के चक्कर में, भारत को अंडरमाइन या भारत को कमजोर समझने के चक्कर में अमेरिका ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, और भारत और चीन 144 करोड़ 140 करोड़ 282 करोड़ विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या की हिस्सेदारी, बहुत बड़े बाजार की हिस्सेदारी, ये दोनों देश, प्रधानमंत्री ने कहा है, बहुत सच्चा मैसेज दिया है, जनसंख्या को सूत्र दिया, जिस पर हमने 2 दिन पहले बात किया था कि हमारी जनसंख्या इतनी बड़ी है कि कोई हमें चाह कर नहीं झुका सकता है। हम स्वदेशी भाव में, चीन भी अपने स्वदेशी भाव में जीता है, भारत भी जीता है। अगर दोनों एक हो जाएं तो एक बड़ा भाव अमेरिका जैसे देश को नेस्तनाबूद कर देंगे। यह है इसका स्थिति। इसलिए राज्य संबंध शाश्वत मित्रता पर नहीं बल्कि हित आधारित नीति पर टिका है साथियों। मैं इसलिए आया हूं कि बहुत लोग चीन से साथ प्रधानमंत्री की बात की आलोचना करेंगे, बहुत लोग बैंक कसेंगे कि ट्रंप और मोदी मित्र थे। ये सब बेकार की बात है, समय की बात है। इस पर हम लोगों को नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। कब किसका मित्र ये मोदी भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मोदी भी कूटनीति कर रहे हैं और मोदी भी अपने राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। वास्तविक मित्रता संकट और सुख दुख में साथ निभाने की पहचान होती है। भारत ने रशिया से तेल खरीदना नहीं छोड़ा, और रशिया ने भारत का साथ देना नहीं छोड़ा। और जो कपटी मित्र होते हैं, जो केवल लाभ हेतु संधि करते हैं, वो सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक। अमेरिका जानबूझकर कृषि पदार्थ पर अपने टैक्स को कम करने की बात को लेकर जिद आया है। इसके पीछे की कहानी यही है। वहां बेचैनी है, वहां क्राइसिस है। हमारा ग्रोथ रेट देखिए, मुंह पर तमाचा है। 7.8% का ग्रोथ रेट दिखाकर हमने अमेरिका के डेट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की हत्या कर दी, और राहुल गांधी के मुंह पर एक तरह से तमाचा लग गया। उन्होंने जो साथ दे दिया था, मूर्खतापूर्ण बयान। 7.8% का ग्रोथ रेट सबसे तेज से 2.4% अमेरिका के ग्रोथ रेट से बहुत ज्यादा है। तो ये केवल लाभ हेतु अगर संधि, इसकी वजह से छटपटा कर अमेरिका खतरनाक बन गया। इसलिए शत्रु का शत्रु मित्र है, हमने चीन की तरफ रुख कर दिया। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मूल सिद्धांत है साथियों। इस पर भैया बहुत चर्चा करते थे। शक्ति और सामर्थ्य मित्रता को स्थिर रखते हैं। शक्ति और सामर्थ्य अगर भारत में नहीं होगा तो कोई देश स्थिर दोस्त नहीं होगा। इसलिए भारत को शक्तिशाली बनना ही होगा। इसकी शुरुआत हो गई थी आज से 8-10 साल पहले। आज इसके तेजी से हम बढ़ते हुए देश हैं साथियों। इसलिए यह विषय वास्तव में बहुत ही विचारणीय है कि क्यों चाइना और भारत एक दूसरे के निकट आ रहा है। और इसमें मैं जापान को भी जोड़ता हूँ। जापान भी अमेरिका से धोखा खाया है। भारत, चीन और जापान के बीच सांस्कृतिक इतिहास और पारिवारिक मूल्यों की अगर समानता को हम समझें तो एक नए ढंग की आर्थिक व्याख्या साथियों की जा सकती है। यही बात हमने आज से 20-22 साल पहले हम लोग इस पर काम कर रहे थे। प्रोफेसर JS कुशवाहा थे जो इसमें बेंगलोर में हैं, 90 वर्ष के हैं, हमको बहुत मानते थे। कभी हम लोगों ने साथ काम किया था, BB सिंह ने किया था, प्रोफेसर राजेंद्र राय ने किया था, NP सिंह ने किया। हम लोग मिल के नेपाल सेंटर में काम करते थे एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर। उस समय एशियनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, हम लोग उस समय बात करते थे। कुशवाहा जी सार के एक्सपर्ट माने जाते थे और हमेशा हम लोग कहते थे कि सर क्यों चाइना और भारत एक हो जाता तो हम लोग शक्तिशाली बनते। उस समय हंसी मजाक में करते थे। आज जैसे लग रहा है कि वो बात दोहराई जा रही है। इसलिए जापान पर भी हमने, जापान के पारिवारिक मूल्य हमसे बहुत मिलते जुलते हैं साथियों। अब
इसलिए समानताओं को समझने के लिए हम अर्थव्यवस्था की नई व्याख्या आज करना शुरू कर देना, तो भारत एक शक्तिशाली बनकर लीडर बनने जा रहा है दुनिया का। साथियों, हम सभ्यता की गहराई और निरंतरता पर विश्वास करते हैं। हमारी वैदिक परंपरा, उपनिषद, बौद्ध, जैन दर्शन, प्राचीन सभ्यता पर आधारित जीवन, धर्म, अनुष्ठान और सामाजिक संस्थाओं की हमारे अंदर निरंतरता है। भारत की बात है। और दूसरी तरफ चीन, वहां भी कन्फ्यूशियस की नैतिकता के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है। ताओ दर्शन वहां का भी दर्शन है, और वहां भी बौद्ध प्रभाव जो हमारे यहाँ का बहुत बड़ी देन है। राजवंशी काल से आज तक सभ्यतागत निरंतरता पर वो भी गर्व करता है। दोनों प्राचीन सभ्यताओं पर गर्व करने वाले देश हैं, वो मिल रहे हैं। और जापान, हम तो जापान को नहीं छोड़ रहे हैं आज के संदर्भ में। शिंतो परंपरा, हमने इस पर लिखा है अपने किताब में। बौद्ध प्रभाव, कन्फ्यूशियस की नैतिकता जो उसे चीन से प्राप्त हुआ, और आधुनिकता के साथ परंपरा का संरक्षण जापान से अच्छा। स्मॉल इज ब्यूटीफुल जापान की देन है, और आधुनिकता के साथ परंपरा जापान की देन। इसलिए जब प्रधानमंत्री यहाँ पहली बार काशी में लड़े थे, तो उन्होंने जापान के साथ संबंध दिखाया और कहा कि काशी को क्योटो बनाए। तो बहुत लोगों ने मजाक किया था, उनको पता ही नहीं कि प्रधानमंत्री की सोच कितनी गहरी है। तब से वो इस प्रयास में है। काशी को क्योटो का अर्थ है कि काशी काशी ही रहेगा। क्योटो सांकेतिक था, यानी काशी प्राचीन प्रतीची, आधुनिक और प्राचीनतम का एक अद्भुत संगम बनेगा जो विश्व के लिए नजीर होगा। बना कि नहीं? चलने वाला है अक्टूबर में रोपवे, बदलने वाली है बनारस की संस्कृति। रोड आप देख रहे हैं, चकाचौंध देख रहे हैं, संस्कृति भी देख रहे हैं, सभ्यता भी देख रहे हैं, और आधुनिकता का कलेवर लेके काशी चमक रहा है कि नहीं? हंसे थे लोग 2014-15 में। लेकिन जापान आधुनिकता, और जापान के साथ बहुत संबंध है भारत का। ये जापान, चीन और भारत को आज एक पड़ले में रखिए साथियों। समानता है। तीनों देश केवल आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं, बल्कि सभ्यतागत राज्य है। अमेरिका में तो अमेरिकन कौन है पता ही नहीं चलता है। ब्लैक एंड वाइट की लड़ाई होती है, सब मिल के वहाँ रहते हैं, पता नहीं कौन कहाँ का है। अमेरिका को राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है। तो अमेरिका को हम लोग एक मिश्रित सभ्यता वाली संस्कृति कहते हैं। कोई अपनी संस्कृति, अमेरिकन की कोई संस्कृति नहीं है, लेकिन चीन और जापान का है भारत की तरफ। इसलिए तीनों देश साथियों केवल राष्ट्र राज्य नहीं, बल्कि सभ्यतागत राष्ट्र हैं। इनकी संस्कृति, परंपरा, निरंतरता और नैतिक व्यवस्था पर हमें बल देना चाहिए, और साथ मिलकर काम अगर हम कर लेना ईमानदारी से, चीन अगर अब धोखा न दे, तो शायद बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है साथियों। आप जानते हैं मैं ये क्यों बात बोल रहा हूं? परिवार समाज की मूल इकाई है हमारे यहाँ। संघ प्रमुख का लेक्चर आपने सुना, जिस पर हमने व्याख्या भी किया है। समरसता कीजिए, परिवार को जोड़िए, परिवार यूनिट मानिए। भारत में हमारे संयुक्त परिवार की प्रणाली है, और उसके आधार पर हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों का हम सम्मान करते हैं। कोविड में हमने दिखाया है, अमेरिका में सारे बुजुर्ग मर गए थे, कोई परिवार देखने वाला नहीं था, कोई अच्छे बच्चे उनके नहीं थे। हमारे यहाँ पारिवारिक गरिमा और रिश्तों का साथियों महत्व है। अभी कोविड में दिखाया हमने, बहुत दिन की बात नहीं मैं कह रहा हूं। और चीन, जिसके साथ आज प्रधानमंत्री बात किए और एक साझा बयान सामने आया है, कन्फ्यूशियस पारिवारिक नैतिकता वहां भी है साथियों। चाहे जो भी हो, दुश्मन है अपनी जगह है, लेकिन आज तो हमको शत्रु के शत्रु को दोस्त बनाना है। कन्फ्यूशियस पारिवारिक नैतिकता चीन में भी है। फीलियल पाइटी ज़ायो कहते हैं, यानी माता पिता और बुजुर्गों की सेवा चीन में भी होता है। वहाँ भी देखते होंगे आप, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, चीन हमसे अधिक बुजुर्ग देश है, तो वहाँ ज़ायो फीलियल पाइटी बोलते हैं। माता पिता और बुजुर्गों की सेवा वहाँ भी एक तरह से परंपरा है, और प्रेम पूर्वक लेकिन श्रेणीबद्ध पारिवारिक ढांचा में चीन भी बना हुआ है। तो भारत से मिलता जुलता देखिए पारिवारिक यूनिट। और जापान साथियों, जापान विस्तारित परिवार की परंपरा है। जापान परिवार और समुदाय के प्रति वहां प्रतिनिष्ठा। इसलिए जापानीज बनारस आते हैं ना, तो बनारसीपन में
एक हो जाते हैं। बहुत सारी जापानीज लड़कियां यहाँ के मल्लाहों से शादी करके यहाँ के पारिवारिक जीवन का सुख ले रही हैं, इतनी प्रभावित होती हैं जापानीज भारतीयों से। तो बुढ़ा देश हो गया है, इसलिए जापान को हम लोगों ने इकोनॉमिकली पछाड़ दिया, लेकिन उनकी जो संस्कार है वो विस्तारित परिवार की परंपरा है साथियों। परिवार के समुदाय के प्रति घोर निष्ठा है और पूर्वजों का वहाँ बहुत सम्मान है और सामंजस्य है। तो अब समझ लीजिए, भारत, चीन और जापान एशिया के 3 राष्ट्र परिवार समाज की मूल इकाई है। अमेरिका से अच्छा यहाँ का माहौल है। इसलिए तीनों समाज में साथियों परिवार नैतिक, आर्थिक और भावनात्मक आधारशिला है। इस बात को हम लोग भुना सकते हैं। इसलिए भारत, चीन, जापान एक कल्चरली रूप से आर्थिक शक्ति बन सकते हैं, जहां बुजुर्गों का आदर, पीढ़ियों के बीच एकजुटता और रिश्तों की मजबूती व्यक्तिगता से अधिक मूल्यवान है साथियों। और इसका दार्शनिक और नैतिक आधार है। धर्म और कर्म मानी काम अर्थ मोक्ष, जो बात है धर्म और कर्म, भौतिक और आध्यात्मिक, इसमें संतुलन करने वाला राष्ट्र भारत है। हम अर्थ काम मोक्ष की कल्पना करते हैं। और चीन भी सामंजस्य की बात करता है, व्यवस्था की सामूहिक जिम्मेदारी की बात करता है। कन्फ्यूशियस की शिक्षा यही देता है उनको। कन्फ्यूशियस का भी बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा है जिसको हमें सोचना समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए। चीन उसके रास्ते पर चलता है। और जापान भी कन्फ्यूशियस की बौद्ध और शिंतो परंपरा से प्रेरित होकर अनुशासन और निष्ठा की बात करता है। क्या यह अनुकूल नहीं लग रहा हमें? सामंजस्य है तीनों में, अनुशासन है हमारे में, कर्तव्य और नैतिक और आचरण के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति हम इसको अच्छे दृष्टि से देख सकते हैं। और हमारे यहाँ साथियों शिक्षा और अनुशासन की भूमिका की अगर बात करें तो हमारे भारत में आप जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा रही है। गुरुकुल व्यवस्था और शिक्षकों के आदर की बात कही गई है। नेप में उसको दोहराने की बात की गई है। चीन में भी साम्राज्यकालीन परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था थी, अभी भी है। शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता का साधन चीन ने बनाया। हमें चीन के कुछ चीजों से सीखना है और चीन को हमसे सीखना है। चीन को हमसे लोकतंत्र सीखना है। चीन से हमको उद्यमिता सीखनी है। जापान से हमको तकनीक सीखनी है। ये सीखने और सिखाने की परंपरा ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में सामंजस्यता कहलाता है, जो ट्रंप साहब समझ नहीं रहे हैं। इसलिए चीन में भी शिक्षा की सामाजिक गतिशीलता पर ध्यान दिया और जापान में सामुराई बुशिडो, नैतिकता, अनुशासित शिक्षा और सामूहिक अध्ययन पर बल देता। इसलिए देखते होंगे कि जापान वगैरह में जो हड़ताल होते हैं तो राष्ट्र के प्रति भाव, एक जूते की फैक्ट्री में हड़ताल हुआ तो हड़ताल के दौरान एक पैर का जूता बनता जाएगा। मांग बन जाएगी तो उसका समय का उपयोग करके दूसरे पांव का जूता बना के समय का गठबंधन, समय की उपयोगिता को सिद्ध किया जाएगा। 1% भी देश की आर्थिक व्यवस्था की हानि नहीं होगी। यह राष्ट्र के प्रति भाव भारत में जापान से सीखना है साथियों। इसीलिए साथियों हम तीनों देशों में हम जिसके लिए आए हैं कि भारत और चीन की बढ़ती मित्रता व्यापार के दृष्टि से जरूरी है, उसके पीछे का बैकग्राउंड यही है साथियों। क्योंकि हम सांस्कृतिक निकटता हमारे साथ है। हमारे धार्मिक आध्यात्मिकता, बौद्ध धर्म भारत से चीन और जापान पहुंचा, जिसमें साझा ग्रंथ, कला और नैतिक आदर्श विकसित हुए। मैं कल राम मंदिर में यही बात बोल के आया हूँ, कैसे ये सारी चीज एक दूसरे को जोड़ सकता है। कला और सौंदर्य शास्त्र यानी लिपि कला, मंदिर वास्तुकला, ध्यान की परंपरा, कथा कहानियों में भी हम तीनों देशों में लगभग समानता है। अपने अपने ढंग से हम लोग बात करते हैं। त्योहार और पितृ पूजन, अभी पितृपक्ष आने वाला है कुछ दिनों बाद। तीनों संस्कृतियों में पूर्वजों को सम्मान, ऋतु चक्र, उसके आधार पर उत्सव, यानी भारत में पितृपक्ष है जो आने वाला है कुछ दिनों बाद। चीन में छिंगमिंग है, वही पद्धति अपने ढंग से। और जापान में ओबोन है, पितरों के प्रति समर्पण। अमेरिका में ये सब नहीं है। इसीलिए ये जो सांस्कृतिक निकटता है, यह किसी भी देश के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत अद्भुत है साथियों।
इसीलिए आर्थिक और सामाजिक निहितार्थ ढूंढना चाहिए आज जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बैठक की, कि क्या पारिवारिक एकजुटता राज्य की कल्याणकारी योजना की कमी को पूरा करती है, सशक्त कार्य नैतिकता और सामूहिक दृष्टिकोण क्या उत्पादकता को बढ़ाता है, परंपरा के सम्मान और अनुकूलशीलता के कारण समाज आधुनिकीकरण और सांस्कृतिक जड़ों के बीच संतुलन कैसे करे। क्या आज इस भाव में प्रधानमंत्री चीन से मिल रहे होंगे? क्या पूरी दुनिया की निगाह इसी पर है? इस बात को सोचना पड़ेगा। इसीलिए भारत, चीन और जापान की सभ्यतागत आत्मा में परिवार का गहरा जुड़ाव, पीढ़ियों का पारस्परिक सम्मान और सांस्कृतिक निरंतरता साथियों एक स्थिरता प्रदान करता है। राजनीतिक रिश्ते साथियों समय समय पर बदलते रहते हैं, इसमें बहुत आत्मा से नहीं लेना चाहिए, लेकिन इनकी सांस्कृतिक नींव मजबूत समानताएं रखती, ये तो सत्य है। यही साझा मूल्य साथियों परिवार केंद्रित सामूहिकता और सभ्यतागत गर्व, जिसको हम जिसके लिए आए हैं कि भविष्य में एशियाईकरण, एशियनाइजेशन की उस विकास संभावनाओं का एक नया पुल बनते हुए हम देख रहे हैं, जो कि अमेरिका जैसे पश्चिमी व्यक्तिवाद से बिल्कुल भिन्न होगा। आइए एक नया कहानी गढ़ने की ओर बढ़ें। अर्थशास्त्र की बात तो बहुत हुई, इसके डाटा चीन के साथ हमारा क्या ट्रेड का घाटा, ये अलग मुद्दा है। हम उसको अगर ठीक से बात कर लेंगे तो हम शायद उस घाटा की भरपाई भी कर लेंगे। चीन ने अपने सीमा के विवाद पर स्थिरता जताई है। भारत ने चीन के लिए फ्लाइट खोलने की बात कही है। इसलिए व्यवहारिक भारत प्रथम रोड मैप हमको बनाना होगा और एशियानाइजेशन के रास्ते पर चलना होगा। चीन पर बहुत विश्वास करने की बात मैं भी नहीं कर रहा हूं। लो प्रोफाइल सहयोग एवं मित्रता की ओर हम बढ़ें, जहां पर साथियों सीमाएं नियंत्रित रहें और राष्ट्रीय हितों पर कोई समझौता हमें ना करना पड़े। और इसीलिए जो एससीओ का बैठक जो हो रहा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बातचीत को हम केवल एक आधार बनाएं नई व्यवस्था का, उसको नापे तौलें, तब आगे बढ़ें। क्योंकि फ्रॉम पीस टू ट्रेड की हम बात करते हैं, पीस टू ट्रेड, नॉट ट्रेड टू पीस। अमेरिका का जो कहना है ना कि ट्रेड मतलब ट्रेड के जरिए हम शांति लाना चाहते हैं, यह उसका भ्रम है। हम कहते हैं पहले शांति हो तब व्यापार होगा, जो भारत करता है। पाकिस्तान को चेताता है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पहले शांति लाओ तब हम पानी देंगे। पीस टू ट्रेड इज आवर फार्मूला, नॉट ट्रेड टू पीस, अनलाइक ट्रंप साथियों। इसलिए सीमा प्रबंधन की हमें बात करनी होगी। चरमबद्ध तरीके से डिसएंगेजमेंट का रोडमैप तैयार रखना होगा। शीतकालीन हॉटलाइन का अभ्यास करना होगा। समन्वित गश्त का कैलेंडर घोषित करना होगा और तृतीय पक्ष निगरानी के माध्यम से उसको हमको दरकिनार करना होगा। और हमेशा 12 महीने अगर घटनाएं घट रही हैं तो हम धीरे धीरे उसको घटनाओं को कम करें, ट्रस्ट को आगे बढ़ाएं, खास करके सीमा विवाद के बारे में हम बात करें। इसीलिए एशिया के भीतर उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करना है, तो आज का यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रंप के एक अहम का भी जवाब है। अमेरिकी टैरिफ की अस्थिरता को देखते हुए साथियों एशियाई देशों को अंतिम उत्पादन और शोध को अपने क्षेत्र के भीतर पुनर्संरक्षित करना ही होगा, ताकि किसी एक बाजार में अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया बेचैन होगी, संकट में है। ये वहाँ का कोर्ट ने देखा है, संकट में है। इसलिए आज जो भारत चीन मिल रहा है उसके वजह है हम अपने आपूर्ति श्रृंखला, सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हम ही हैं, कि किसी एक बाजार में अगर मांग संकट से पूरी आपूर्ति श्रृंखला ठप पड़े तो उसको भारत और चीन संभाल लें।
इस दिशा में साथियों भारत चीन आसियान त्रिकोण विशेष रूप से हम ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और टेक्सटाइल क्षेत्र में अहम हो सकता है। इतना ही बात करके आज अपनी बात को समाप्त करेंगे। बहुत बातें हैं, लेकिन क्षणिक बातें इतनी ही हो सकती हैं जिसके लिए मैं आया हूँ। साथियों, यह जो भारत और चीन का मिलन है, इसको आप दिल पर मत लगाइएगा, इसको आप कौटिल्य की नीति के आधार पर तौलिएगा। यह अस्थाई है। शत्रु के शत्रु से मित्रता हम करने का इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आज बड़ा शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। उस बड़े शत्रु को उसी के शत्रु के सहारे हमें पराजित करना होगा। और उस शत्रु के साथ कॉमन तत्व हमारा है, हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। हम सबसे बड़े जनसंख्या वाले दो राष्ट्र हैं जो पूरी दुनिया के आगे झुकना नहीं जानते हैं और न झुकेंगे। इसीलिए ड्रैगन एंड एलिफेंट इज डांसिंग टुगेदर, ये जिंगफिंग का कहना, इसका स्वागत करना चाहिए। हाथी अगर हमको मानता है तो हाथी तो मस्त मौला है, अपने मस्त चाल में चलता है। बड़ी अर्थव्यवस्था, बड़ी जनसंख्या, अगर चीन हमें हाथी मानता है तो इसका मतलब चीन हमें स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ हम फिर किसी मुद्दे पर मिलेंगे। नमस्कार। राकेश कुमार तिवारी जी को नमस्कार, अमित मिश्रा जी को नमस्कार, विश्वनाथ मिश्रा जी को नमस्कार, उपेंद्र सिंह को नमस्कार। इस क्षण के मुद्दों पर बात करके एक बातों का भी श्रृंखला शुरू हो जाता है और जो भाव दिमाग में आता है कि हम अपने राष्ट्र के हित के लिए सब कुछ करना है, वो हम समर्पित भी करते हैं। और साथ ही साथ कोई एक भ्रम न रहे कि हम चीन से दोस्ती गांठने जा रहे हैं, कोई ये भ्रम न रहे कि भारत किसी जाल में फंसने जा रहा है। ऐसा भ्रम मत पालिए। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, एक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों की बात कीजिए तो समय बदल रहा है। दुश्मनी स्थायी अस्थाई के मापदंड पर तौलना चाहिए। व्यक्ति की दोस्ती मजबूत होना चाहिए। जो हमारे संघ प्रमुख ने कहा कि स्व का भाव, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोजन, स्वभजन, स्वभवन, स्वभ्रमण, ये स्व का भावना तो हमारी अपनी पूंजी है जिसके सहारे भारत अपने में महाशक्ति बनेगा और हम किसी के भरोसे नहीं रहेंगे। नमस्कार।